तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 अगस्त को गोरखपुर दौरे पर पहुंचने वाले हैं, यानी कि कल, जिस दौरान महामहिम आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। तो वहीं सीएम योगी खुद हर जगह की तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी। 4 किलोमीटर की रेंज में डीआईजी ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का आधारशिला महामहिम राष्ट्रपति रखने वाले हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कार्यक्रम स्थल का नजारा। आप देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ लगातार बारिश भी हो रही है। बारिश एक जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से पानी यहाँ पंडाल में पूरी तरीके से इकट्ठा हो गया है, जिसको लेकर मजदूर यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीरों में लगातार पानी को निकालने और जमीन को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। पंडाल की स्थिति आपको बता दी है, लगभग 2.5 एकड़ के एरिया में पंडाल की तैयारी की जा रही है, जिसमें 5000 लोगों की बैठने की पूरी यहाँ पे व्यवस्था है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पे कुर्सियां लगाई जा रही है। लगातार लेबर, मजदूर, मिस्त्री और जिला प्रशासन राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी को पूरी तरीके से दुरुस्त करने में लगी हुई है। आपको ये दिखाना चाहेंगे कि इधर ये मंच है जहाँ से राष्ट्रपति यहाँ से संबोधन करेंगे, और साथ ही में उसके बगल में शिलान्यास स्थल है, जहाँ पे राष्ट्रपति आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास यानी कि आधारशिला रखेंगे। और उसके बगल में आपको बता दें, मंच के बगल में ही एक सेफ हाउस है, जहाँ पे वो थोड़ी देर आराम भी करेंगे। आराम करने के बाद वो मंच पे आएंगे। आपको ये बता दें कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने निरीक्षण किया था, और कोई भी कोर कसर न रह जाए राष्ट्रपति के आगमन को लेकर, कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। मऊ की घोसी से बसपा सांसद अतुल रॉय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के बाद शाम को प्रभारी सीजेएम सत्यवीर सिंह की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 9 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये कोई तरीका? पीड़िता और उसके सहयोगी गवाह श्री सत्यम प्रकाश राय द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष आत्मदाह का प्रयास करने के संबंध में शासन द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक महिला सुरक्षा एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ की जांच समिति गठित की गई थी। संयुक्त जांच समिति ने अपनी अंतरिम जांच आख्या में पीड़िता और उसके सहयोगी गवाह श्री सत्यम प्रकाश राय को आत्मदाह हेतु घुसपैठित करने तथा अन्य आरोपों में श्री अतुल राय सांसद एवं श्री अमिताभ ठाकुर सेवानिवृत्त आईपीएस को प्रथम दृष्टया दोषी पाया और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने की संस्तुति की। तो वही अग्रहरी समाज के 20वीं कार्यकारिणी की बैठक में सरकार से ओबीसी में शामिल करने की मांग करते हुए मां विंध्यवासिनी की धरती से हुंकार भरी है। अग्रहरी समाज उसी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट करेगा जिसमें भागीदारी मिलेगी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कई प्रदेशों में हमें ओबीसी में शामिल किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार शामिल नहीं करती है तो हम उसे हराने के काम में लग जाएंगे। विंध्याचल के गेस्ट हाउस में देश भर से जुटे समाज के सैकड़ों सदस्य और संगठन के पदाधिकारी एकत्रित हुए और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज हमारी संख्या यहाँ पर लगभग 35 से 50 लाख की है, और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियों में जो हमारे कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, समाज के लोग काम कर रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर हमारा भागीदारी पे चूक करेगा तो हम उसको निश्चित तौर पे सबक सिखाने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पे आपके माध्यम से हमारा जो 12 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव है, ये विषय आपके ध्यान में देने के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई है। बाराबंकी जिले में सरयू नदी एक बार फिर से उफना रही है। सरयू नदी के बाढ़ ने बाराबंकी जिले के रामनगर
सिरौली, गौसपुर और आपको बता दें कि राम सनेही घाट तहसील के गांवों में एक बार फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बाढ़ से रास्ते कट गए हैं और दर्जनों गांवों का संपर्क शहरी क्षेत्रों से टूट गया है। ऐसे में कई गांवों के लोगों के लिए नाव ही जान बचाने का सहारा बनी हुई है। बाढ़ के साथ लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से इन गांवों के लोगों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री नाकाफी है। ऑफलाइन क्लास शुरू होने के पहले ही बीएचयू में छात्रों ने जमकर उत्पात काटा। छात्रों का कहना है कि एडमिन में धांधली की गई है, एडमिशन में धांधली हुई है। हंगामा करने वाले छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं। एबीवीपी की मंत्री साक्षी सिंह भी इस धरने में शामिल हुई। आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि धरने के दौरान उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो हो रहे धांधली को लेकर छोटी से मिलने आया थे। छोटी साहब ने हम लोग को इसलिए वहां से भगा दिया कि बोला कि बीआरसी की मीटिंग कर रहे हैं। फिर हम लोग दोबारा जब मिले गए तभी वो भगा दिया। तो हम लोग यहाँ पॉलिटिकल साइंस के बाहर करना पड़े, क्योंकि यहाँ जो महीने से जांच कमेटी में बिना जांच कमेटी की रिपोर्ट आया ही रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाता है, बल्कि जो कैंडिडेट उनके चहेता थे छोटी के उनको लिंक भेज कर पेमेंट करा दिया जाता है। जब पूछने हम जाते हैं तो बार बार जब अभी जब हम बैठे जो बात से नेक्स्ट टाइम उन लोगों ने पुलिस के बल पर जबरदस्ती हमको उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री विधायक दीनानाथ भास्कर का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में सुनवाई नहीं हुई तो वो पार्टी छोड़ देंगे। दरअसल पूर्व विधायक का आरोप है कि कुछ लोग मुझे बराबर जलील कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने पार्टी फोरम में कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि पहले भी हमारे ऊपर साजिशन, कई आरोप और जान से मारने तक की धमकी दिलवाई गई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पिछले 10 दिनों से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब तक बुखार से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह भी कि इनमें से 5 मौतें 12 घंटे के अंदर हुई। दरअसल लगातार हो रही मौतों के बाद लोगों में डर का माहौल पसरा हुआ है। मौके पर जिलाधिकारी चंद्र सिंह ने पहुंचकर मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करी और उनका हालचाल भी जाना है, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही तमाम नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक की टीम को बुलाया और पूरे मामले में सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं। अब आपको कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर गाय कोतवाल है और थाना तबेला। चारों तरफ गोबर ही गोबर और दरोगा से लेकर सिपाही नदारत। इस लावारिस चौकी का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। मामला संज्ञान में आते ही डीसीपी साउथ ने चौकी के लापरवाह चौकी इंचार्ज से रिपोर्ट मांगी। फजीहत होते देखकर कार्यवाहक चौकी इंचार्ज ने तर्क दिया कि शुक्रवार को अचानक एक गाय चौकी में घुस गई और डर के मारे सभी वहां से रफूचक्कर हो गए। तो आपको बता दें कि बर्रा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर गाय कोतवाल बनती नजर आई और थाना बन गया कुछ देर के लिए तबेला। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 28 अगस्त को राज्य के समग्र विकास के लिए सदन में सिर्फ सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। सदन में न तो प्रश्नकाल होगा, न ही विधायक क्षेत्र के मुद्दे उठा सकेंगे। सतत विकास पर चर्चा में सुझाव दे सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पीठ से सभी विधायकों को पूर्ण भागीदारी के साथ सतत विकास चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाद उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां सदन में सतत विकास को लेकर के एक दिन चर्चा के लिए सुनिश्चित किया गया है। तो बेहद खास कल का दिन होने वाला है, क्योंकि क्षेत्रवार मुद्दे नहीं होंगे, बात होगी राज्य के विकास की कि आखिरकार कैसे प्रगति के पथ पर राज्य को आगे लेकर जाया जाए।
तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में 5 दिवसीय विधानसभा मानसून सत्र अब खत्म हो चुका है। इस बीच सरकार और विपक्ष के बीच में रस्साकसी देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े ऐलान किए। किसी फैसले से किसी विशेष तबके को फायदा हुआ तो किसी तबके ने खूब विरोध भी जताया। ऐसे में यह देखना अहम हो जाता है कि आखिरकार इन 5 दिनों में मानसून सत्र के दौरान सरकार का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कल्याण सिंह के निधन से देश ने आज एक सच्चे देशभक्त को खोया है। श्री राम के चरणों में उनको जगह मिलेगी। जिसके बाद सत्र की शुरुआत दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने से हुई। जिसके बाद दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर 5,720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट के राजस्व मद में 2,990.53 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 2,730.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा सरकार ने कोविड आपदा में सहायता के लिए 600 करोड़, समग्र शिक्षा में निर्माण के लिए 214.57 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 570 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 449 करोड़, जल जीवन मिशन में 401 करोड़, अचल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन में 137.29 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में 70.01 करोड़ का प्रावधान किया है। जिसके बाद तीसरे दिन सदन में कई मुद्दों पर हंगामेदार चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम धामी ने सदन में कहा कि राज्य के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ता में 17% की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद अब महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। तो वहीं विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार ही रहा। महंगाई के विरोध में कांग्रेसी सदस्य साइकिल से विधानसभा पहुंचे। कम करो, कम करो, कम करो, गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो, डीजल पेट्रोल के दाम। महंगाई पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कोरोना काल में अतिथि शिक्षकों को नौकरी से हटाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा काटा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। विधायक निधि में कोरोना काल में की गई कटौती को वापस लिया गया। उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। कैंट बोर्ड में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों के भवन को अन्य स्थानों की तर्ज पर निर्धारण किया जाएगा। पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर लेवल तक के कर्मचारियों को कोविड काल में बेहतर काम करने के लिए 10,000 प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया। साथ ही राजस्व विभाग को भी 10,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। समूह ग के बाद अब समूह ख के पदों पर भी उम्र में 1 साल की राहत मिलेगी। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति में इजाफा होगा। सरकार की तरफ से घोषणाएं और विपक्ष का हंगामा। इन 5 दिवसों में दोनों ही चीजें भरपूर देखने को मिली। देखना अब ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में इस मानसून सत्र का किसको कितना लाभ मिल पाता है। जनता टीवी के लिए देहरादून से अजीत काम्बोज और डेस्क से अमनप्रीत की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान सरकार से हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच फर्जीवाड़े में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही सरकार के संरक्षण का भी हवाला दिया है। महाकुंभ हुआ उसमें क्योंकि
करप्शन की वजह से ऐसी कंपनी को चार्ज दिया गया कि जो भी यहाँ पे तीर्थ यात्री आएंगे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, और बगैर टेस्ट के उस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट बनाई और अपने पैसे ले लिए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सारे लोग जो भावना से आ रखे थे, धार्मिक भावना से आ रखे थे, बहुत सारे साधु संत जो इस दिन का इंतजार करते हैं कई सालों के बाद, उन सबको ना उन सबकी मौत हो गई। और कुंभ की वजह से पूरे उत्तराखंड में ये कोरोना इतना ज्यादा फैला कि सारा सिस्टम फेल हो गया। शमशान घाट तक जाने की लोगों को नौबत नहीं आ। तो चुनावी साल है, यही वजह है कि घोषणाओं की बहार है। चुनावी साल में प्रदेश सरकार बेशक ताबड़तोड़ लुभावनी घोषणाएं कर रही है, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था कर्ज के ईंधन से ही चल रही है। इस बात की तस्दीक कैग रिपोर्ट करती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड सरकार के राजस्व घाटे की स्थितियां खराब रही। सरकार इतना कमा नहीं सकी जितना उसने खर्च कर दिया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट से ये तथ्य उजागर हुआ। कैग की रिपोर्ट से राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े हुए। वहीं सुधारने के लिए कैग ने कई सिफारिशें भी दी है। करों के लंबित दावों को समय से निपटाया जाए, राजस्व की बकाया वसूली हो, बेहतर संसाधन जुटाने के लिए राजस्व में बढ़ोतरी की जाए, जीडीपी बढ़ाने के लिए सरकार को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पूंजीगत खर्च बढ़ाने होंगे। विभिन्न क्षेत्रों में बांटे गए ऋणों की वसूली संतोषजनक नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन बढ़ाना जाना चाहिए। अधूरी योजनाओं को समय पर पूरी हो ताकि उनकी लागत में बढ़ोतरी से बचा जा सके। गुरुवार यानी कि 26 अगस्त को सदन के पटल पर रखी गई 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए साल के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015-16 में राजस्व का राजस्व घाटा 1852 करोड़ था, जो 2016-17 में घटकर 383 करोड़ रहा। लेकिन सरकार इस सुधार को बरकरार नहीं रख सकी। उसने इतना राजस्व कमाया नहीं जितना खर्च कर दिया। खर्च और कमाई के इस अंतर में 2017-18 में राजस्व घाटा बढ़कर 1978 करोड़ हो गया और साल 2018-19 में इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ और राजस्व घाटा घटकर 980 करोड़ रुपए पहुंच गया। लेकिन 2019-20 में सरकार राजस्व घाटे को नहीं संभाल सकी और बढ़कर 2136 करोड़ पहुंच गया। इसकी वजह राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण, लौटाए जाने वाले ब्याज का हस्तांतरण न करना, यह कैग ने बताया। सरकार अगर इन बातों को समझ पाती तो शायद आज आंकड़े घाटे में ना होकर फायदे में होते। लेकिन अभी आंकड़े फिर न दोहराया जाए, इसके लिए कैग ने कुछ सुझाव भी दिए। कैग ने कहा कि राजस्व सरकार राजस्व अधिशेष राज्य बनने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाए, अपने दायित्वों के निर्वहन में उचित कदम उठाए। सही वित्तीय स्थिति को दर्शाया जाना आवश्यक है। साथ ही राज्य सरकार की ब्याज आरक्षित राशियों और जमाओं पर ब्याज का प्रावधान किया जाए। प्रस्तुत की गई है उस कैग की रिपोर्ट में ये बड़ा स्पष्ट परिलक्षित है कि हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो दयनीय है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और कैग ने उस पर मोहर लगाने का काम किया। एक वो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी ओर सरकार लगभग 300 करोड़ के आसपास रुपया जो उसको सरेंडर करने का काम करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस दिशा में कार्य कर रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों के ऋण माफी का वादा किया था, ऋण को माफ नहीं हुआ। 3 काले कानून किसानों के हितों के विपरीत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों पर लादने का काम किया है। इसलिए आज कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है मजबूर भी है और सरकार को याद भी दिलाना चाहती है कि जो वादे किए थे वो कर नहीं। उसके लिए हम लोग पूरी कार्य योजना बना रहे हैं कि अब आगे सरेंडर नहीं करना। मानसून सत्र में कैग रिपोर्ट का मुद्दा गरमाया। उत्तराखंड सरकार के कई विभाग विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित 259 करोड़ की धनराशि को समय पर खर्च नहीं कर पाए। इस वजह से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन इस बजट को सरेंडर करना पड़ा। इससे न केवल उन विकास कार्यों में देरी हुई बल्कि अन्य जरूरी योजनाओं के काम भी धनराशि नहीं आ पाए।
कैग ने राज्य में विभागों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और उठाना लाजमी है, क्योंकि कई विभागों की वजह से फंड पार्किंग की गई और अब सरकार ने हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया, लेकिन नुकसान राज्य को उठाना पड़ा। होता ये है कि विभाग अंतिम समय पर मिली धनराशि को खर्च नहीं कर पाते, जिस कारण विकास योजनाएं पिछड़ जाती हैं। योजनाएं पिछड़ने की वजह से विकास नहीं हो पाता। विकास नहीं होता तो महंगाई, बेरोजगारी और वही होता है जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष के लोग सदन में चिल्ला रहे होते हैं। संस्थाओं के लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सड़कों पर होता है और टकटकी लगाकर देख रहा होता है कि शायद हमारे नेता, हमारे मसीहा, हमारे विधायक, हमारे सांसद और हमारे मुख्यमंत्री जी शायद कुछ अच्छा कर दें, शायद राज्य का विकास कर दें, जिससे लोगों की परेशानी कम हो जाए। लेकिन होता ये नहीं है। जी हाँ, शायद ऐसा होता नहीं है, लेकिन मिलता क्या है? लोगों को सिर्फ दर्द। शायद ऐसा तोहफा जिसे ना तो लोग रो सकेंगे और ना ही खुलकर मुस्कुरा सकेंगे। उम्मीद यही है कि कुछ अच्छा हो जाए, जनता का भला हो जाए। जनता टीवी के लिए देहरादून से अजीत काम्बोज के साथ न्यूज डेस्क से अभिषेक की रिपोर्ट।